हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपनी अगली क्लास में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी चल रही हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की। देखिए मेरे सामने बिल्कुल एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रखी है और ये मैंने उठाई किताब और आ गए हैं 6 नंबर पर। ये है अर्धचालक डायोड और ये पेज नंबर जो है थोड़ा सा किताब को देखेंगे। ये देखिए 14/6 अर्धचालक डायोड है ना। और ये अग्रदिशिक और पश्च दिशिक है ना। ये कनेक्टिविटी दरअसल किस तरह की है इस पर बात करेंगे। और अगर हमने अब तक अपने बेसिक को ठीक से समझा है अब तक, तो ये बात हमारी समझ में आ जाएगी कि साहब डायोड जो हमने बनाए हैं या डायोड जो हम बनाएंगे पी और एन टाइप जो हमने बनाए हैं उनका काम क्या है, वो क्या करते हैं। ये बात पहले से भी आई, मैंने 2 बातें आपको बताई थी, उन पर विशेष गौर करेंगे आप। कि जो एन टाइप था वो हमने कहा था कि साहब ये मिली एम्पियर में धारा देता है और मिली एम्पियर की धारा बन जाती है इसमें, और ये कम वोल्टता पर चल जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, होल इसमें कम होते हैं। दूसरी तरफ हमने बनाया था पी प्रकार का अर्धचालक। हमने कहा था कि इसमें माइक्रो एम्पियर की धारा चलती है और इसमें वोल्टता की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें होल की संख्या ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। ये 2 बातें आपको अच्छे से पकड़ के रखनी है। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। 14/6 अर्धचालक डायोड। अर्धचालक डायोड अंग्रेजी में लिखता हूं इसको सेमी कंडक्टर डायोड। ठीक, तो डायोड का जो प्रतीक है सबसे पहले देखते हैं कि भाई डायोड का जो प्रतीक है वो किस प्रकार का है। डायोड का प्रतीक, ठीक, ये कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे। ये होता है साहब डायोड का प्रतीक। इसमें ये जो चीज होती है दैट इज, ये इसे कहते हैं पी, और ये डंडा जो देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है ना, लाइन रेखा जो देख रहे हैं इसे कहते हैं एन। ये इसका प्रतीक होता है। सर्किट में ऐसा लगा हुआ देखेंगे परिपथ में, दैट इज पी एन है। ठीक, इस तरीके से होता है ये। अब ये प्रतीक तैयार हो गया। अब इसमें अगर दिशिक यानी इसकी जो कनेक्टिविटी है वो किस तरह की होती है। 2 तरह की कनेक्टिविटी होती है इसमें। सर्किट में जब परिपथ में जब बनाते हैं डायोड तो पी और एन को जोड़ देते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि साहब पी और एन मोटा मोटा पहले समझते हैं कि अगर पी और एन पर हम विभव देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके बाद फिर हम इसे जोड़ सकते हैं, इसकी तालमेल, इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये पी एन का एक टुकड़ा ले लिया, एक जो है। अब मैं इस पे विभव लगा के देखता हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि ये जो टुकड़ा है दरअसल ये संधि है। इसमें इसमें एक संधि है और मुझे इस संधि के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी जानकारी, वह कितना है, कैसा है, इसकी मोटी मोटी जानकारी मुझे लेनी होगी, ताकि मैं इस पर विभव लगाऊंगा तो फिर ये इसमें आवेशों का प्रवाह, होल का प्रवाह, इन सब चीज़ों का प्रवाह किस प्रकार से होगा। मेरा उद्देश्य बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करना है। मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन चलाने हैं, एक धारा मुझे बनानी है। तो किस तरीके से मैं इस पर विद्युत क्षेत्र लगाऊं कि धारा आसानी से बहे, किस तरीके से मैं इस पर विद्युत क्षेत्र लगाऊं कि धारा बहाने में दिक्कत हो जाए, धारा कम हो, विद्युत क्षेत्र अधिक लगाना पड़े। ये दोनों तरीकों पर मुझे विचार करना है। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इधर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ P, इधर लिख देता हूँ मैं N। ये 2 टुकड़े हैं, ये आप जानते हैं। इधर वाला P हो गया, N हो गया। तो यहाँ मुझे एक बात मेरे समझ में आती थी कि साहब मैंने एक यहाँ हराशी क्षेत्र बनाया था जिसे मैं कह रहा था डिप्लेशन रीजन, हराशी क्षेत्र, यानी जिसका ह्रास होता है आवेश के चलने से, वह इस तरीके से था। यहाँ पॉजिटिव थे आवेश, पॉजिटिव चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ चले गए थे, और इस संधि के बनने का, संधि निर्माण की प्रक्रिया को आपने बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से समझा था। वापस मैं इसी बात पर आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कुछ छोड़ूंगा, कोई कंसेप्ट तथ्य अगर गैप करूँगा तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है दिमाग में से। इस चैप्टर में समस्या यह है, अगर इसके बीच की कहानी
छूट गई तो पूरा खत्म हो जाता है ये। मतलब अगर ये मान के चलिए ऐसी रामायण है, अगर इसमें से भरत मिलाप गया तो पूरी रामायण गायब हो जाती है ये प्रॉब्लम है इसके साथ। ठीक, तो इसलिए मैं शुरू से आऊँगा फिर उसी बात पर आऊँगा। अब मान लीजिए मैं इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करना चाहता हूँ, जबकि मुझे ये पता है कि साहब यहाँ Ne ज़्यादा हैं N होल से, और साहब यहाँ N होल ज़्यादा हैं Ne से। ये बात मेरी समझ में पहले से आ रखी है और ये संधि बनी हुई है। ठीक, अब मैं इसमें धारा प्रवाहित करने की कोशिश करता हूँ, मोटा मोटा सोचता हूँ पहले। मान लीजिए मैं पहले इस तरीके से इस पर विद्युत क्षेत्र लगा देता हूँ, रफ कॉपी में मैं जुगाड़ करके देख रहा हूँ, अपनी समझदारी से मैं जुगाड़ कर रहा हूँ कि होगा क्या। मान लीजिए मैं इस प्लेट को पॉजिटिव कर देता हूँ सपोज, और इस प्लेट को नेगेटिव कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ साहब इलेक्ट्रॉन किस तरफ को चलेंगे। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मुझे देखना है, होल के प्रवाहों की मुझे परवाह यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि मेरी धारा इलेक्ट्रॉन से चलेगी, होल से नहीं। ठीक, मैं होल के हिसाब से देखूंगा, दैट इज वो भी धारा में योगदान देंगे क्योंकि होल में इलेक्ट्रॉन गिरेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चलने पर मुझे यहाँ सोचना है, बेसिक मेरा ये है। अब ये देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका मतलब हो गया कि इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इस दिशा में काम करेगा ऐसे। ये कैसा है, कह रहा है ये विद्युत क्षेत्र बाह्य है, जो आपने बाहर से लगाया हुआ है, यहाँ से लगाया हुआ है, और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र काम करेगा वो अंदर की तरफ काम करेगा, वो आंतरिक है, यानी वो हराची क्षेत्र वाला है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है अंदर वाले विद्युत क्षेत्र की, तो ये क्या करेगा, कम करेगा इसको, यानी यहाँ का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटने लगेगा। घटने की वजह से यह आवेश पास पास आने लगेंगे। अब ये आवेश है देखो जैसा, तो ये आवेश पास पास आने लगेंगे। ये देखिए डिप्लेशन लेयर जो है, हराशी क्षेत्र छोटा होने लगेगा, प्लस प्लस, देखो छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये छोटा हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र घट रहा है, छोटा हो रहा है ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन का अगर कोई प्रवाह है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वो इस तरफ को होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, ये इलेक्ट्रॉन अब इस क्षेत्र को पार करने में उतनी दिक्कत नहीं पैदा करेगा, इतनी समस्याएं नहीं आएंगी इसको। क्यों, क्योंकि ये चीज कम पड़ गई है। कम पड़ गई है तो इलेक्ट्रॉन को इसे पार करने में आसानी होगी, तो कम वोल्टता पर या कम विभवांतर पर ये इसे पार कर लेगा। ये कब हुआ, जब मैंने विद्युत क्षेत्र इस तरीके से लगाया कि हराशी क्षेत्र के अंदर का विद्युत क्षेत्र और बाहर से लगाया हुआ विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में थे, ये ऐसा हुआ। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं उल्टा कर देता हूं, अब देखिए मैं यहां उल्टा करने जा रहा हूं, यहां पर मैं लगा देता हूं माइनस और यहां पर लगा देता हूं प्लस। ये मैंने प्लेट लगा दी, आवेशों की प्लेट है ये। अभी जो बाह्य है ये उल्टा हो गया, देखो ये ऐसा हो गया ये, और अंदर वाला भी ऐसा ही है, यानी अब ये क्षेत्र एक दिशा में हो गए। तो अब ये प्लेट जो है मोटी होती जाएगी, अब ये प्लेट और फैल जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो बढ़ रहा है। विद्युत क्षेत्र बढ़ने से क्या होगा, प्लेट की मोटाई बढ़ेगी, आवेश इकट्ठे होते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होने के होकर प्लेट को बढ़ाते चले जाएंगे। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से आता है और इधर को पार करके निकलता है प्लेट को, दैट इज निकलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, बहुत ज़्यादा विभव चाहिए। इसका मतलब अब वो ना के बराबर बहुत कम धारा बनाएगा और बहुत ज़्यादा विभव पर वो निकल पाएगा। तो ये जो है दो तरह की व्यवस्था है, एक अग्रदिशिक, एक पश्चदिशिक। अग्रदिशिक में आसानी है, पश्चदिशिक में मुश्किल है। अब इन दोनों को इधर लिख के समझ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो ये अर्धचालक डायोड जो है, पॉइंट आएगा इसमें 1461, 1461 अग्रदिशिक। पीएन
डायोड, अग्रदिशिक पीएन डायोड। ठीक, क्या लिखते हैं, जब किसी डायोड की पी साइड बाह्य वोल्टता के स्रोत के धनात्मक टर्मिनल पर तथा एन साइड ऋणात्मक टर्मिनल पर जोड़ी जाती है तो डायोड अग्रदिशिक कहलाता है। हो गया, यानी पी साइड किधर लगाई जाएगी, पॉजिटिव की तरफ बैटरी के, और जैसे कि अभी बनाया था, और एन साइड नेगेटिव पे लगाई जाएगी। डायोड जो है अग्रदिशिक कहलाता है। अब परिपथ, परिपथ चित्र या परिपथ आरेख। ठीक, तो पहले क्या करते हैं, एक डायोड बना देते हैं। ठीक, या एक डायोड बना देते हैं ऐसे, ये डायोड बना दिया, देखो ऐसे। ओके, इस डायोड में वोल्टता, डायोड में वोल्टता देने के लिए इसके ऊपर एक विभवांतर या विभव नापने वाला यंत्र लगा देते हैं साहब। ये लगा दिया साहब इसके ऊपर एक विभव नापने वाला, कि इसमें कितना पोटेंशियल है ये पता लगेगा, क्योंकि इस विभव की हमें ज़रूरत पड़ेगी यार, ये एक डायोड जो है एक्चुअली कितना विभव ले रहा है या कितना विभवांतर ये ले रहा है। इसके बाद हम इस परिपथ को पूरा करते हैं और नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि भाई धारा यहाँ पे हमें मिली एम्पियर में प्राप्त होगी, तो यहाँ हम मिली एम्पियर मीटर या मिली अमीटर लगाते हैं। ये क्या है, ये है मिली अमीटर, मिली अमीटर, जो धारा को मेजर करता है या उसे नापता है। ये मिली एमीटर हो गया। ठीक, अब नीचे ले आते हैं और यहाँ एक रियोस्टेट लगाते हैं। रियोस्टेट का मकसद क्या है कि यह कम ज़्यादा कर लेता है धारा को, प्रतिरोध घटा बढ़ा देते हैं इस पर, और यहाँ साहब ऐसे इसको बढ़ा के और बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार लगा देते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव डंडा है ये पी पे लगे और ये नेगेटिव एन पे लगे। ठीक, ये व्यवस्था हो जाती है। अब इसमें जो वोल्ट आते हैं, जो भी वोल्ट ये खाता है वो यहाँ दिखते हैं, और जो धारा यहाँ बहती है वो यहाँ दिखती है। ये इसका परिपथ चित्र है। ठीक, अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। बाह्य स्रोत द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हराशी क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होने के कारण, की विपरीत दिशा में होने के कारण हराशी
क्षेत्र की मोटाई घटने लगती है। जिसके कारण परिपथ में धारा उत्पन्न करने वाला या उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से हराशी क्षेत्र को पार कर जाते हैं। एवं परिपथ में मिली एम्पियर ऐसे ब्रैकेट में लिखे धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे दी गई वोल्टता यानी डायोड में वोल्टता तथा धारा के बीच आरेख निम्न है। ठीक, ये देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि भाई यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होता है, मोटा मोटा समझ लें एक बार, देखो फटाक से बना दूंगा मैं कि साहब यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस है। ठीक, ये है हराशी क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र, ये है P, ये है N। ठीक, और साहब ये है बैटरी का पॉजिटिव, ऐसे। तो बैटरी के पॉजिटिव से विद्युत क्षेत्र आएगा इस तरफ को, ये है E बाह्य। ठीक से पकड़ लो, एक एक चीज को दो दो बार पढ़ लो। ठीक, ये आंतरिक है, देखो उल्टे हो गए दोनों, उसके इसे खत्म करेगा, हराशी क्षेत्र को घटा देगा, तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होता है, धारा जो लेके आता है, वह आसानी से चलेगा। दैट इज, ये है इसका चित्र। ठीक, इस तरीके से बनाए, इसे बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मैटर नहीं है, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो समझ लिया आपने। अब यहाँ की जो वोल्टता है इसके अंदर, ये वाली वोल्टता और ये जो धारा इसमें बह रही है मिली एम्पियर की, इसके बीच आरेख अनिवार्य है। इसको जरा पढ़ेंगे। ये है वोल्टता, जो ये वाली वोल्टता है, ये वाली नहीं, ये वोल्टता नहीं है, इस डायोड में जो वोल्टता है ये उसकी बात हो रही है। ठीक, क्योंकि ये वोल्टता क्या पता क्या है भाई, ये तो देखो परिपथ है, ये तो नियंत्रित करता है, इसमें प्रतिरोध भी तो है। तो ये वाली वोल्टता नहीं, ये वाली वोल्टता तो मैंने कहीं लिखी भी नहीं है, पर्याप्त वोल्टता है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो वोल्टता है इसमें, ये इसकी बात हो रही है, तो ये जो वोल्टता है इसकी बात हो रही है। ठीक, और ये धारा है जो कि मिली एम्पियर में है। ठीक, अब यहाँ वोल्टता कह रहा साहब ये 0.7 और 0.8 ऐसे वोल्ट में, कह रहे यहाँ से धारा बन जाती है, ये धारा ऐसे यहाँ से यूँ बन जाती है, चल पड़ती है धारा ऐसे, यानी 0.7 वोल्ट पर धारा लगभग ना के बराबर नहीं चलती। और ये किसके लिए है, ये है सिलिकॉन डायोड के लिए। ठीक, हालांकि यहाँ ये सिलिकॉन डायोड के लिए है, ये कोई बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के ही होते हैं सेमीकंडक्टर, तो नाम बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन 0.7 पे आसानी से सिलिकॉन पे चलती है और जर्मेनियम पे 0.2 पे चलती है। अगर मैं जर्मेनियम के लिए बनाऊँ तो 0.2 से 0.3 पे धारा बह जाती है उसमें, सिलिकॉन में 0.7 से लगभग धारा आगे 0.8 तक बह जाती है। ठीक, अब कई बार क्या होता है 0.6 भी लिख देते हैं, इसको ज़्यादा सेंसर 0.6 लिख दो लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखेंगे आप किताबों में तो कहीं 0.6 0.7 लिखा है, तो लो मैंने 0.6 लिख दिया, दैट इज इससे कोई 0.7 0.8 तक धारा चला देनी है आपको।
अब ये हो गया धारा का ग्राफ, धारा मिली एम्पियर में है। अब कहते हैं गतिक प्रतिरोध, एक चीज परिभाषित होती है गतिक प्रतिरोध, ये लिख के देना होता है, ठीक, गतिक प्रतिरोध, ठीक। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डायनामिक रेजिस्टेंस। किसका है? डायोड का है। डायनामिक रेजिस्टेंस किसका है? डायोड का है, ठीक। कितना? इसे कहते हैं आर डी, ये होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। अब डेल्टा वी अगर कुछ दिखाते हैं कहीं पे थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे दिखाते हैं डेल्टा वी, ये होता है डेल्टा वी। और डेल्टा वी पे कितना लेना चाहते हैं? थोड़ा सा यहाँ पर इसी चीज़ पे अगर लेना चाहते हैं तो ये थोड़ी सी चीज़ जो होती है ये इसे दिखाते हैं डेल्टा आई, ये रहा, और ये रहा डेल्टा वी, ऐसे बनाते हैं। ये डेल्टा वी है, ओके, और ये डेल्टा आई है। तो गतिक प्रतिरोध डेल्टा वी बटे डेल्टा आई जो है देना होता है, डेल्टा वी, ये आ गया। ये थोड़ी सी चीज़ है डेल्टा वी, और ये डेल्टा आई है, ठीक। और कितना प्रतिरोध होता है अगर देखें किस श्रेणी का या किस कोटि का प्रतिरोध ऑफर करता है, तो ये होता है प्रतिरोध, डायनामिक प्रतिरोध जो रहता है इसमें लगभग लगभग किलो ओम, 1 किलो ओम लिख सकते हैं ऐसे, 1 किलो ओम, 1.5 किलो ओम, इस तरह की कोटि का ये किलो में प्रतिरोध ये देता है, ठीक। तो ये है अग्रदिशिक पीएन जंक्शन डायोड या पीएन डायोड, जिसपे ये चीज़ ऐसे काम करती है। ये बातें इसमें लिखनी होती हैं। ये थ्योरी मैंने लिख दी, दैट इज ये पर्याप्त है। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये ग्राफ बना दिया, ये बना के दिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिख के आना आपको। अगर बहुत ज़्यादा कहानी या बहुत ज़्यादा गहरी बातें आप लिखते हैं, दैट इज पढ़ने वाला भी इसमें कंफ्यूज होता है, क्योंकि बहुत सेलेक्टेड है ये बहुत सेलेक्टेड चीज़ है, बहुत मतलब कहते हैं यार बहुत धुली धुलाई साफ सुथरी चीज़ है ये, बस ज़्यादा कुछ देना ही नहीं है इसमें। पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ और जानकारियाँ भी आपको उसके साथ मिलती हैं कि साहब इसकी एन टाइप की परत पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी टाइप की परत पे आते हैं, इधर से आके उधर मिल जाते हैं, दैट इज़ वो सारी चीज़ें होती हैं, वो लिखते हैं। लेकिन ज़्यादा इसमें झंझट नहीं करना, इतना ही काफ़ी है, ये इसका बेसिक इतना काफ़ी है, इतना ही लिख के आपको आना है। और ये नंबर आपको 2 अंक में होता है, 2 नंबर का होता है ये पेपर में, ठीक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे, ठीक, ओके डन। अग्रदिशिक हुआ, अब चलते हैं पश्च दिशिक, ठीक। पश्च दिशिक आगे की दिशा में, अग्रदिशिक का मतलब आगे की दिशा में, इसी की दिशा में ऐसे धारा, धारा देखो पॉजिटिव से निकली इधर को आ रही है, तो दैट इज क्या? धारा की दिशा। अगर धारा की दिशा दिखाओगे तो बना दो यहाँ पे धारा की दिशा, ये धारा की दिशा है, देखो ये रहा। अग्रदिशिक इसीलिए कह रहे हैं इसको, दूसरे वाले में उल्टा है, वो पश्च दिशिक है, ठीक। उसको बना देते हैं, ठीक। तो ये हो गया 14, 6, 2, 14, 2, 1, and the name is पश्च दिशिक डायोड। कौन सा डायोड है? पीएन डायोड या जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड बोल देते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक। पश्च दिशिक रिवर्स बायस्ड, और अग्रदिशिक फॉरवर्ड बायस। अंग्रेजी में दोनों नाम लिख के देता हूँ, कहीं कहीं पे तुम्हें मिल जाएंगे ये लिखे हुए, अंग्रेजी वाले नाम लिख देता हूँ तुम्हारे लिए ना, ट्रांसलेशन काम आ जाएगी। ये है अग्रदिशिक, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक। बायस्ड बोलते हैं पक्षपाती या पक्षपात करने वाला, आगे की दिशा का पक्षपात करने वाला, ठीक। अच्छा, अब पश्च दिशिक इसे बोलते हैं रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड यानी
उल्टी दिशा में धारा, इस दिशा में धारा आगे की तरफ, उसमें पीछे की तरफ। ठीक, ये दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं। फाइनल हुआ। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, बिल्कुल उल्टा लगा देना होता है, कनेक्शन को बिल्कुल उल्टा कर देना होता है। ठीक, उल्टा कनेक्शन कर देते हैं। पहले इसकी स्टोरी लिख देते हैं। ठीक, जब पीएन जंक्शन डायोड को या पीएन डायोड को का पी साइड, जब डायोड का पी साइड बाह्य वोल्टता स्रोत के नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋणात्मक टर्मिनल से एवं एन साइड धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो डायोड पश्च दिशिक कहलाता है। बिल्कुल सरल सा हो गया मामला। ठीक, परिपथ बनाते हैं। परिपथ कैसा बनेगा ये बना देते हैं। तो परिपथ में बिल्कुल पहले की तरह जो है एक डायोड लगा देंगे। ठीक, और उसमें कनेक्टिविटी करके दिखा देंगे। डायोड लगा रहे हैं, देखो ये डायोड लगा दिया मैंने। ये बना दिया मैंने तुम्हारा एकदम लाल रंग का रंगीन डायोड। ये बना दिया, देखो। ठीक है, हो गया, हो गया फाइनल। अब इसमें मैं वोल्ट सा लगाता हूँ। वोल्ट मीटर को इस पर दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर मैंने ये तुम्हारे लिए इसमें वोल्ट मीटर लगा दिया। ये रहा वोल्ट मीटर जो इसके वोल्ट बताएगा। ये रहा वोल्ट मीटर। परिपथ को पूरा कर देता हूँ। इस परिपथ को मैंने पूरा कर दिया। ठीक, अब आगे जाके मैंने यहाँ एक अमीटर लगाया। ठीक, और यहाँ मैं इधर ले आया इसको ऐसे, और यहाँ मैंने वही लगाया प्रतिरोध को बदलने वाला जुगाड़ जो है, जिसे तुम कहते हो रियोस्टेट, ऐसे। और यहाँ मैंने बैटरी, देखो ये P है ये N है, तो बैटरी उल्टी करके लगाई, ये ऐसे ऐसे। ठीक, वोल्ट मीटर और ये तुम्हारा, और ये जो तुम्हारी चीज़ है ये वाली चीज़ जो है, इसको मैंने बना दिया माइक्रो एमीटर। क्या नाम है? माइक्रो एमीटर। ध्यान रहेगा, ये माइक्रो में बताता है धारा को, किसी धारा माइक्रो में होती है। ठीक, चलिए अब ये जो है हमने इसको चालू कर दिया है। सर्किट परिपथ हमने बना दिया, दैट इज, और कुछ भी इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं। परिपथ में प्रतीक अपनी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कहानी, स्टोरी क्या है। ठीक, अब लिखते हैं बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ह्रासी क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र की
विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। जिसके कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र बढ़ने लगता है। एवं हराशी क्षेत्र की मोटाई भी बढ़ने लगती है। अतः हराशी क्षेत्र में अधिक विभवांतर विकसित हो जाता है। अब यहाँ हराशी क्षेत्र की मोटाई बढ़ने लगी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक रफ डायग्राम बना के इस चीज़ को समझ लेते हैं कैसे हुआ। देखो ये मान लीजिए ये है पी साइड, ये है एन साइड। इधर से लगा दिया, बैटरी को उल्टा करके लगा देते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखो ऐसे ऐसे। तो ये विद्युत क्षेत्र इधर को आएगा, बाहर वाला इधर को आएगा। देखो ये बाहर वाला है और अंदर वाला भी इधर को ही होता है। देखो जबकि ये बना चुके, इससे पहले वाले थोड़ी सी देर पहले मैंने बताया था इस चीज़ को, बेसिक को। सबसे पहले मैंने इसी को लिया था कि ये देखो इससे क्या हो रहा है, हराशी क्षेत्र बढ़ रहा है। देखो विद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है कि नहीं, दोनों। ये अंदर वाला है देखो। तो कुल मिला के ये प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इससे विभव इसमें अधिक विकसित हो जाता है। धारा उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इस क्षेत्र को पार करना कठिन हो जाता है। अर्थात अधिक विभव देकर इस क्षेत्र को पार किया जा सकता है। ठीक, अधिकतम विभव जो इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है जिस पर धारा उत्पन्न होती है, कोमा का मान, या को ऐसे कह सकते हैं, को मान तो बाद में बता देंगे, को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। यानी वह विभव, बहुत अधिक विभव इलेक्ट्रॉन को देकर इसे तोड़ा जा सकता है।
इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ से चलाना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन धारा वाला है, ये घूम के आएगा, तो जितना विभव देना पड़ेगा इसे पार करने के लिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, उसे कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक, ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब कितने पे ये ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। ठीक, नाम क्या है, इसे बोल देते हैं कई बार ब्रेक डाउन को बोल देते हैं निरोधी विभव। क्या बोलते हैं इसको, निरोधी विभव बोल देते हैं, या रोधी का बोलते हैं बैरियर को, बैरियर पोटेंशियल, वो मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको। ये है दरअसल निरोधी विभव। ब्रेक डाउन वोल्टेज भंजन वोल्टता, निरोधी विभव भंजन वोल्टता, भंजन लिख देंगे इसको, क्या बोलेंगे, ये दरअसल हिंदी के जो शब्द हैं आपको ये भंजन वोल्टता, देखिए फिर भी वोल्टता लिखा है मतलब वोल्टता कोई हिंदी का शब्द नहीं है वोल्टता ठीक, विभव कह देते हैं, भंजन विभव या भंजन वोल्टता, है ना, ये आ गया। तो समझ में आ गई बात कि भाई ये जब बाहर से विद्युत क्षेत्र लगेगा ऐसे, तो अंदर वाले की दिशा में लगेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, तो क्या अधिक विभव चाहिए। इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि इसमें अपनी मर्जी से करंट नहीं चला सकते आप, कितने इलेक्ट्रॉन इधर को जा सकते हैं ये निर्भर करता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो इधर से इधर को जा सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, क्या होगा, यहाँ टक्कर मारेंगे, उसका परिणाम ये होगा कि यहाँ पर आग लग जाएगी, ये जल जाएगा। इसलिए दैट इज कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन जो मैंने इस बारे में बात करी थी कि भाई इसमें धारा माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसमें से माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर नहीं बना सकते अपन, माइक्रो में रहेगी 10 माइक्रो एम्पियर, 5 माइक्रो एम्पियर, 15 एम्पियर, इस तरीके से रहती है। ठीक, अब ये बेसिक हो गया। अब हम इसका ग्राफ बना के दे देंगे यहीं पे, छोटा सा, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, यहीं पे बना देंगे वोल्टता धारा आरेख। तो यानी कि यही इसमें वोल्टता उल्टी दे रखी है हमने, अगर हम देखें इसमें वोल्टता हमने उल्टी दे रखी है, तो इसकी वोल्टता को उल्टी दिशा में दिखाया जाता है ना, यहाँ दिखा दूंगा, देखो ऐसे, ये है वोल्टता और ये है धारा नीचे की तरफ, ये है माइक्रो एम्पियर की धारा आई। ठीक, और ये इस तरीके से ये थोड़ी सी पे यूं चलती है, देखो ऐसे, ये मामला है। तो आप देख रहे हैं कि धारा मान लीजिए यहाँ चल जाती है, कोई 10 माइक्रो एम्पियर की धारा हो जाती है, मान लीजिए, मोटा मोटा सोचते हैं आप, तो दैट इज कि ये धारा बढ़ेगी नहीं, ये धारा बढ़ेगी नहीं, ये धारा इतनी ही बनी रहेगी। कुछ भी वोल्टता दे दो तुम, अगर तुम बहुत ज़्यादा वोल्टता दोगे ये जल जाएगा, ब्लास्ट। तो कुल मिलाकर यहाँ जो विभव हैं उन्हें लिख देते हैं -2 वोल्ट, -4 वोल्ट, है ना, इस तरीके से -8 वोल्ट, और ये इस तरीके से कुछ डेटा इस पर लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक, वो डिपेंड करता है कि किस पे कितना। तो मैंने इसमें बताई थी एक बात कि भाई 2 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट तक ये ऑपरेट हो जाता है, 2 वोल्ट से लेके 80 वोल्ट तक ये ऑपरेट होता है। ठीक, दैट इज ये ग्राफ और पहले वाला ग्राफ अगर दोनों को मिला के बनाए तो ये दोनों एक जगह भी दिखाए जा सकते हैं, यानी अगर दिशिक और पश्च दिशिक का मिला जुला ग्राफ बनाना चाहें वो बन जाएगा। पहले इसे पकड़ो आप, इतनी चीज़ जो है ये लिखो, पहले इसे डन करो पहले आप। ठीक, इसे पक्का करो, इसे ओके करो, इस ग्राफ को ये दिखा दो, बता दो, थ्योरी सारी की सारी 2-4 लाइनें लिख के परिपथ को ओके करो, इसे ग्राफ को पक्का करें, ऐसे माइक्रो एम्पियर करंट। ठीक, यहाँ 10 दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ वोल्ट साइड दिखाई हुई है मैंने 2 वोल्ट ये माइनस में, है ना, ओके डन। अब मैं ये दोनों ग्राफ एक ही जगह बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि किताब में अक्सर देखते हैं आप ये दोनों ग्राफ एक ही जगह पे दिखाए जाते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर इस पर एक न्यूमेरिकल है वो करवाएंगे आपको ना, फिर वो बना के दिखाएंगे, एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है इस पर, फिर वो करके बताएंगे ना। अब ये दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पे दिखाए जा सकते हैं, देखो ऐसे, यहाँ क्या लेंगे वोल्टता, यहाँ ले लेते हैं करंट जो कि मिली एम्पियर वाली है। अब मिली एम्पियर की बात होगी कि यहाँ अगर दिशिक की बात होगी इस तरफ, पक्का डन।
तो यहाँ जो वोल्टता अगर दिशा के लिए दिखाई जाएगी, दो दिखा देते हैं, 0.6 और 0.8, और यहाँ पर 0.8 पर इसकी धारा को चला के बता देते हैं, ये चल गई, फिनिश हो गया। अब इसे हटा लेते हैं, यहाँ पीछे की तरफ ले जाते हैं, यहाँ कर देते हैं -2 वोल्ट, -4 वोल्ट, -6 वोल्ट, बस। और यहाँ पर एक करंट जो है नीचे की तरफ जो लेते हैं, इस करंट को लेते हैं I और ये लेते हैं माइक्रो एम्पियर में, और यहाँ से इस करंट को चला के दिखाना है, थोड़ा सा यूँ लेते हुए इस करंट को सीधा लेके आते हैं ऐसे, ठीक, ये करंट बन गई, कोई भी वोल्ट हो। और इस करंट को अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहते हो लिख दो, 10 माइक्रो एम्पियर लिखना चाहो लिख दो, दैट इज कोई मैटर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक। अब दोनों में ही गतिक प्रतिरोध, दोनों में ही गतिक प्रतिरोध परिभाषित होता है, ठीक, वो जहाँ चाहे निकाल लो, दैट इज वो होता है RD डायनामिक ΔV/ΔI, ये ध्यान रखना है किसी में भी कहीं भी। अब देखो ये गतिक प्रतिरोध यहाँ मिल जाता है आसानी से, इस कंसेप्ट को समझना है तुम्हें, यहाँ पे तो मिल जाएगा भाई, ये होगा ΔI और ये होगा थोड़ी सी चीज़ जो है ये वाली क्या होगी, ये होगी डेल्टा, देखो ये डेल्टा भी होगा, यहाँ तो मिल जाएगा। यहाँ नहीं मिलता ये गतिक प्रतिरोध, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ के प्रतिरोध की बात करूँ, दैट इज ये बस होता है V/I, R डायनामिक, यहाँ जो V है वो लगेगा, जो I है वो लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ΔV से ΔI नहीं हो रहा है, आप समझ रहे बात को, यहाँ ΔI हो ही नहीं रहा, यहाँ पे कहीं ΔI नहीं है, यहाँ कहीं ΔI है, अगर देखा जाए यहाँ कहीं नहीं है, तो इसका मतलब इस पे जो रिवर्स बायस है, जो पश्च दिशिक है, इस पे RD में कई बार तुम ΔV ढूंढोगे नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये V/I है, बस कितना वोल्ट है, कितनी धारा है, खत्म हो गई बात, यहाँ पर मिल भी जाएगा। तो जहाँ मिल रहा है वहाँ पर कोई सवाल नहीं बनता, सवाल बनता है यहीं पे, कितना वोल्ट है, मान लीजिए यहाँ वोल्ट मैं कह दूँ मुझे 5 वोल्ट है, यहाँ धारा इतनी है, प्रतिरोध निकल जाएगा। तो यानी ΔV/ΔI बेसिक सूत्र है, इसमें V/I भी लगता है और ΔV/ΔI भी लगता है। तो यानी जब भी आप अगर दिशिक निकालेंगे ΔV/ΔI मिलेंगे आपको, अगर दिशिक में दोनों मिलेंगे, पश्च दिशिक में V और I मिल जाएगा सीधा, डेल्टा मिलेगा ही नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है, सीधा वोल्ट देखा सीधा I देखा, हो गया रेजिस्टेंस, ठीक, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर सीधा V सीधा I, V/I, तेरा V/I, यहाँ पर V ही ΔV हो जाता है, I ही ΔI हो जाता है, क्योंकि 0 0 से मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का V ΔV, यहाँ से लेके यहाँ तक का I ΔI, और यहाँ पे यहाँ तक का ΔV, यहाँ तक का ΔI, कोई भी देखो, देखने का फर्क है दोनों में ΔV/ΔI। इसमें क्या करते हैं, 0 से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का ΔV V हो गया, यहाँ तक का ΔI हो गया, वही लगा दिया, V/I लिख दिया, क्योंकि ये V है ये I है। यहाँ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जहाँ चाहे वहाँ ΔV/ΔI ग्राफ से मिलता है, ग्राफ पे दिखाई देता है, यहाँ का नहीं ΔV मिलता, यहाँ का ये V ही ΔV हो जाता है, I ही ΔI हो जाता है। ध्यान रहे कि पश्च दिशिक में V/I देख लेते हैं, यहाँ ΔV/ΔI ग्राफ से मिल जाता है। ये एक उदाहरण आएगा अभी, उसमें मैं देख के आपको कंफर्म करूंगा। दोनों ग्राफ हो गए फाइनल। अब हम वो उदाहरण करेंगे जो इस बात को क्लियर करेगा, और ये उदाहरण बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक, और नीट जेईई के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है और ये बेसिक है, बस पता होना चाहिए, काम हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, इसमें सिर्फ पता होना चाहिए, पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, थ्योरी छिपी हुई नहीं होनी चाहिए, थ्योरी सारी पता हो हमें, फटाफट ये सिलेक्शन करवाता है, फटाफट डॉक्टर इंजीनियर बना देता है, कोई चिंता नहीं है, ठीक। चलिए